नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में सुधा वर्ग के बारे में बताया था। सुधा वर्ग में कुल प्रकार के 12 प्रकार के द्रव्य हैं जो बहुत ही सीमित मात्रा में उनका अध्ययन मिलता है। पिछले अध्याय में मैंने 2 द्रव्यों का, खटिका और सुधा, चूना और खटिका 2 के बारे में आपको बताया है। अब आपको इस अध्याय में मैं आपको गोदंती, सुधा वर्ग में गोदंती नाम के एक द्रव्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोदंती को सुधा वर्ग में कहलाती है। नाम गोदंती है। गायप्सम इंग्लिश में कहते हैं। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। रासायनिक सूत्र COSO4 2H2O। काठिन्य इसका 2 है। आपसी घनत्व 2.4 है। पर्याय में है गोदंतिका, गोदंता, गोदंत और स्वेता। इस प्रकार से इसके पर्याय मिलते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में इसका उपयोग 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। इससे पूर्व इसका उल्लेख आयुर्वेदिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। यह श्वेत, चमकदार, पारदर्शक एवं मृदु पाषाण खनिज है, खनिज द्रव्य है। इसकी स्थूल परतदार रचना होती है, स्थूल होती है, परत होती है, रचना होती है तथा छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बाजार में उपलब्ध होता है। यह चूना कैल्शियम तथा सल्फ्यूरिक एसिड का यौगिक है। कुछ लोग इसे गोदंती हड़ताल भी कहते हैं, किंतु यह हड़ताल का कोई भेद नहीं है। हड़ताल का किसी प्रकार कोई भेद नहीं है। कहते जरूर है गोदंती हड़ताल, लेकिन हड़ताल का भेद नहीं है। भेद, इसका कोई भेद उपलब्ध नहीं होता है, कोई भेद नहीं है। ग्राह्य स्वरूप में है। गोदंती पत्राकृति, पत्र की आकृति वाला, आपस में मिले हुए अनेक पतले पतले पत्रों को से बना हुआ वो पत्राकृति कहलाता है। बाहर से चिकना एवं देखने पर शरतकालीन चंद्रमा के समान श्वेत चमकीला होता है। इसे ही ग्राह्य माना जाता है। इसे ग्राह्य यानी इसे ही ग्रहण करना चाहिए। चिकित्सा में इसका ही ग्रहण किया जाता है। प्राप्ति स्थान भारत में राजस्थान, बीकानेर के पास लूणकरनसन तथा जोधपुर तथा गुजरात के सौराष्ट्र, जामनगर क्षेत्र में पाया जाता है। बीकानेर, जोधपुर राजस्थान में और गुजरात के सौराष्ट्र में, जामनगर में पाया जाता है। शोधन इसका गोदंती के छोटे छोटे टुकड़े को पोटली में बांधकर नींबू स्वरस में या द्रोण पुष्पी नींबू स्वरस में या द्रोण पुष्पी स्वरस में 1.5 घंटे तक स्वेदन करने पर शुद्ध हो जाता है। मतलब इसको या तो नींबू स्वरस में या द्रोणी पुष्प स्वरस में 1.5 घंटे तक स्वेदन करने से दोहलायन त्रिविधि स्वेदन होता है। अथवा गर्म जल में खूब अच्छी तरह धो डालने से शुद्ध होता है, या गर्म जल में अच्छी प्रकार से धो लेंगे इसे खूब अच्छी तरह, तो भी ये शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से शुद्ध माना जा सकता है। मतलब या तो इसको नींबू स्वरस में या द्रोणी स्वरस में 1.5 घंटे तक स्वेदन कर लेने से शुद्ध हो जाता है, अथवा गर्म जल से
खूब अच्छी प्रकार से धो लेने से भी ये शुद्ध हो जाता है। मारण इसका भस्म कैसे बनाते हैं? शुद्ध गोदंती के छोटे छोटे टुकड़ों को शराब संपुट में बंद कर साधारण पुट देने से सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। गोदंती को चूर्ण कर, सेकंड नंबर, गोदंती को चूर्ण कर कुमारी स्वरस या निम्ब स्वरस से 1 दिन पर्यंत अच्छी तरह मर्दन कर चक्रिका बना शराब संपुट में बंद कर गजपुट की अग्नि में फूंक देने से सुंदर श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। इस प्रकार से 2 विधि इसकी बताई गई है। दोनों विधियों में इसको शराब से बंद कर साधारण पुट देने से और गजपुट देने से इसकी सुंदर भस्म बन जाती है। पहले में कोई किसी का संपुट देनी जरूरत नहीं है। दूसरे प्रकार के में कुमारी स्वरस या निम्न स्वरस की भावना देखें, अच्छी प्रकार की 1 दिन घोट करके टिकिया बनाकर इसका प्रयोग करें तो ये सुंदर भस्म इसकी बन जाती है। मात्रा 1 से 3 रत्ती तक ले सकते हैं। अनुपान मधु, मिश्री, दूध या गोघृत में ले सकते हैं। मधु के साथ, मिश्री के साथ या गोघृत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। गुणकर्म, गुण में शीत है, पित्त ज्वर को नष्ट करता है गोदंती भस्म। जीर्ण ज्वर, बल्य, दीपन पित्त ज्वर को नष्ट करता है, जीर्ण ज्वर को नष्ट करता है, दीपन है तथा श्वास काश नाशक है, श्वास काश का दूर करता है। यह शिरशूल मुख्य व्याधि, शिरशूल जो है ज्वर, क्षय, काश, पांडुरोग, उरक्षत, बालशोष और श्वेत पद्र में विशेष लाभकारी होता है। श्वेत पद्र जो स्त्रियों में बीमारी होती है इसमें विशेष लाभकारी होता है। इसके योग में गोदंती भस्म, त्रिलोक चिंतामणि रस आदि इसके योग हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग आपको किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको अगला जो है श्वेतांजन यानी सफ़ेद सुरमा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको सुधावर्ग में आता है, नाम श्वेतांजन है, सफ़ेद सुरमा कहते हैं। शूर्म ये सफ़ेद फारसी में कहते हैं। श्वेत ये श्वेत वर्ण का चमकदार परतयुक्त चिकना कठिन तथा चतुष्कोणाकार स्फटिक के रूप में बाजार में सफ़ेद सुरमा के रूप में मिलता है। यह कैल्शियम तथा कार्बन का यौगिक है। मारण इसका बारीक चूर्ण कर सफ़ेद, इसका शोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मारण बारीक चूर्ण कर घृतकुमारी के रस में मर्दन कर गजपुट की अग्नि में पका देने से यह श्वेत वर्ण की भस्म बन जाती है। गुण उपयोग, यह शीत है, पित्त ज्वर को नष्ट करता है, जीर्ण ज्वर को नष्ट करता है, शिरशूल, ज्वर, क्षय, काश, पांडुरोग, उरक्षत, बालशोथ और श्वेत प्रदर में विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये इसका वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। इस प्रकार से इसका वर्णन, इस प्रकार से आपको ये 2, एक तो गोदंती और एक श्वेतांजन सफ़ेद सुरमा, इन दोनों के बारे में आपको बता दिया गया है। इन दोनों को आप याद करें, समझें, पढ़ें तो आपको बिल्कुल ज्ञान होगा। अब इसी चैप्टर में मैं आपको एक अन्य औषधि के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। अन्य सुधावर्ग का द्रव्य है उसमें बताने जा रहा हूँ। यह सुधावर्ग का द्रव्य है जिसे मृग श्रृंग कहते हैं। मृग श्रृंग का मतलब हिरण का सींग, हिरण के सींग की औषधि बनती है। वैसे आजकल इस पर बैन है, अत्यंत उपयोगी है, लेकिन बैन के कारण इसका निर्माण बहुत कम होता है। पहले जो हो गया वही होता है, बाकी अब इसका निर्माण बहुत कम होता है। मृग श्रृंग, डियर हॉर्न्स, इसको सुधावर्ग में कहा गया है। नाम मृग श्रृंग, हिरण सींग, डियर हॉर्न्स। पर्याय में मृग श्रृंग, ऐण श्रृंग, मृग विषाण,
हरिण श्रृंग और विषाण विषाण इस प्रकार से इसके पर्याय हैं। अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। सुश्रुत मसी, सुश्रुत में मसी के रूप में इसका उल्लेख प्रयोग किया गया है। मसी, किसी की राख होती है उसे मसी बोलते हैं, तो मसी के रूप में इसका उपयोग किया गया है। मध्यकाल के बाद अनेक औषधि योगों में इसका प्रयोग हुआ है। यह हरिण जातीय वन्य पशु बारहसिंघा का श्रृंग सींग है। पर्यावरण विद विशेषज्ञों की वजह से और मृग जाति के कम होने की वजह से आजकल इसका बैन लगा रखा है, क्योंकि जीवित मृग जाति का बारहसिंघा होता है, उसी को जीवित श्रृंग लेने पर ही उसकी औषधि बनती है। इसलिए जीवित का मृग श्रृंग किस प्रकार लिया जाए, इसलिए इसके बैन है। ग्राह्य मृग श्रृंग कौन सा होता है उसके बारे में बताया गया है, कैसे मृग श्रृंग को ग्रहण करना चाहिए। घुन रहित, जो मृग श्रृंग घुन रहित हो, इसमें घुन नहीं लगे हों, कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हो, बिल्कुल बहुत अच्छा हो, लंबा हो, छोटे छोटे श्रृंग से युक्त हो, भार युक्त हो, दृढ़ श्रृंग भस्म निर्माण हेतु ग्रहण करना चाहिए। दृढ़ श्रृंग को भस्म निर्माण हेतु ग्रहण करना चाहिए। खोखला तथा घुन अथवा कीट लगे खादित श्रृंग त्याज्य हैं, यानी उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनकी औषधि बनना संभव नहीं है, बनती है तो वो ठीक नहीं बनती है, उसकी अग्राह्य है। तो कैसा मृग श्रृंग लेना चाहिए आपको, जो घुन रहित हो, इसमें घुन नहीं लग, कीड़ा वीड़ा नहीं लगा हुआ हो, लंबा हो, छोटे छोटे श्रृंग से युक्त हो, भार युक्त हो, ठीक है ना, दृढ़ हो, ऐसी श्रृंग भस्म निर्माण हेतु ग्रहण करना चाहिए। मृग श्रृंग का मारण कैसे करेंगे, शोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मारण के लिए है कि मृग श्रृंग को आरी से काट कर, इसको आरी से काट लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इसे आग में डालकर जला दें। अच्छी तरह जल जाने पर इसे खरल में डालकर सूक्ष्म चूर्ण कर लें और अर्क दूध की भावना देकर चक्रिका बनाकर सुखा लें। शराब संपट में बंद कर गजपुटी अग्नि में पाक करें, मतलब पहले ही इसको आग में जला करके चूर्ण कर लें, प्राप्त करने के बाद में इसको अच्छी तरह सूक्ष्म चूर्ण कर लें, घोट लें, फिर इसको अर्क दूध की भावना देकर घोटें, चक्रिका बनाएं, शराब संपट में बंद करें और बंद करके गजपुटी अग्नि में पाक करें। इस प्रकार अर्क दूध की भावना देते हुए 3 फुट देने से मृग श्रृंग की उत्तम भस्म बन जाती है। मतलब 3 फुट देने मात्र से ही मृग श्रृंग की उत्तम भस्म बन जाती है। गजपुट में पाक करना चाहिए, गजपुट में देना चाहिए इसको। भस्म का वर्ण काला होता है। मृग श्रृंग को खुली हवा में चित्र जलाकर कुमारेश्वर की भावना देते हुए 4-5 फुट देने से मृग श्रृंग की श्वेत भस्म बन जाती है। और उसके श्वेत भस्म बनाई हो मृग श्रृंग की, विषाण भस्म, तो उसको कुमारेश्वर की भावना दी जाए। उसमें अर्क दूध की बजाय कुमारेश्वर की भावना दे करके 4-5 घटपुट की भावना दें तो श्वेत वर्ण की श्रृंग भस्म बन जाती है। मात्रा इसकी 1 से 2 रत्ती तक मात्रा है। अनुपान शहद, घी, दुग्ध, नवनीत आदि है। शहद से दे सकते हैं, दूध से, नवनीत से, घी से। गुणकर्म रच्छूल, हृदय का शूल, हृदय का दर्द, रच्छूल, पार्श्वशूल, पार्श्व में दर्द, पीठ में दर्द, कास, श्वास, प्रमुख व्याधियाँ रच्छूल में, पार्श्व में, कास में, श्वास में बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन अनुपलब्ध रहती है। इन प्रतिशय हर है, यह है कफ निस्सारक होता है, कफ का निस्सार करने वाला है, निकालने वाला है कफ को। मृग श्रृंग को जल से घिसकर सिर पर लेप करने से श्रेयशूल में तत्काल लाभ होता है। मृग श्रृंग को जल में घिसकर, मृग श्रृंग हो पड़ा हो वैसे ही बिना उसके ही उसको जल में घिस करके सिर पर लेप करने से तत्काल श्रेयशूल में लाभ होता है।
ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। प्रमुख योग जवाहर मोहरा पिष्टि, कंदर्प सुंदर रस, ज्वरांकुश रस, गृहिणी वज्र कपाट रस, त्रिनेत्र रस, बलार्क रस और सर्वेश्वर रस आदि इस प्रकार के रस हैं, इनका प्रयोग करें। आपको इस प्रकार से इस अध्याय में 3 सुधावर्ग के द्रव्य पढ़ा दिए हैं। मृग श्रृंग की पहले आपको पढ़ाया है सफ़ेद श्वेतांजन, और श्वेतांजन से पूर्व आपको गोदंती, श्वेतांजन और मृग श्रृंग, इस प्रकार से 3 आपको पढ़ा दिए गए। नमस्कार, धन्यवाद।